नमस्कार साथियों और आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज से अपने एक बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही भयंकर आक्रमण को लेकर, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे आज तैमूर लंग का आक्रमण। क्लियर बात। तो आज अपने बात करेंगे तैमूर जो था उसने जो आक्रमण किया था उसके बारे में अपने विशेष रूप से आज बात करेंगे। तो इसकी मैं पढ़ाने के इसलिए क्योंकि ये केवल टॉपिक में बहुत यूजीसी में भी आ जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ जाता है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यहाँ से प्रश्न आ ही जाता है कई बार। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि ये टॉपिक हर किसी लगभग किसी न किसी एग्जाम के अंदर इसके प्रश्न आते रहते, तो मैं कंपटीशन के हिसाब से भी इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था भारत पर, उसके बारे में आज अपने बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तैमूर लंग के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय पे बात कर लेते हैं। सामान्य परिचय तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था, सबसे पहले उसका सामान्य परिचय तैमूर लंग था कौन, उसके बारे में अपने को पता चल जाएगा तो अपने आगे और बातें अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले अगर बात कीजिए बल्लास नस्ल जो थी तुर्कों की, उस बल्लास नस्ल के अंदर एक शाखा थी, गुर्गिन शाखा का क्या था, ये चंगताई तुर्क था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चंगताई तुर्क था तो अपने को पता होता है, पर कई बार ये बल्लास या गुर्गिन शाखा आ जाती है ना, तब यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो बल्लास नस्ल की कौन सी गुर्गिन शाखा का क्या था, ये चंगताई तुर्क था। और अपने आप को किसका वंशज मानता था, ये चंगेज खान के वंशज से अपने आप को क्या बताता था, संबंधित बताता था। क्लियर बात। उसके बाद में अगर बात की जाए, ये कहां का शासक था, समरकंद का शासक था। 1370 से लेके 1405 तक ये शासक रहा था। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो पहली बात कौन सा, ये कौन सी बल्लास नस्ल का कौन सी गुर्गिन शाखा का चंगताई तुर्क था। और अपने आप को क्या बताता, जो चंगेज खान था उसका क्या बताता था, वंशज बताता था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, इस समरकंद का क्या था, शासक था, और इसका शासनकाल का टाइम पीरियड क्या रहा है, 1370 से लेके 1405 तक। पॉइंट क्लियर। उसके बाद में दूसरा अपने इसको क्या कहा जाता था, साहिब किरान। मतलब साहिब किरान का मतलब बता देता हूं आपको, साइड में यहां पे लिख देता हूं, सौभाग्यशाली भविष्य का निर्माण। अपने आप को इस तरीके से इसको शब्दों में दिया गया, नाम दिया गया। उसके बाद में अगर देखा जाए तो उसको एक नाम और दिया गया कि पृथ्वी पर अल्लाह की सजा रूपी कोड़े के रूप में इसको दर्शाया गया इतिहास के अंदर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई कि पृथ्वी के ऊपर अल्लाह की सजा रूपी कोड़े के रूप में इसको क्या दिखाया गया, दर्शाया गया, नाम से लेकर। पॉइंट क्लियर। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आ जाता है इसके बारे में, तो ध्यान रखना किसके लिए कहा गया है, या तैमूर के बारे में कहा गया। उसके बाद में अगर बात की जाए इसकी आत्मकथा, इसकी जो खुद की आत्मकथा थी उसके बारे में ध्यान रखना। इसको क्या कहा जाता है, मलफूजात तैमूरी। इसको क्या कहा जाता है, मलफूजात तैमूरी। और किस भाषा में, ये भाषा के बारे में पूछ ली जाती है, भाषा ध्यान रखना कौन सी भाषा है, तुर्की भाषा के अंदर इसका क्या किया गया है, उल्लेख तुर्की भाषा में इसको लिखा गया। फिर इसका एक अनुवाद किया गया था, अनुवाद के बारे में ध्यान रखना, इसका अनुवाद किया गया था अब्दुल तालिब के द्वारा। अब्दुल तालिब के द्वारा इसका क्या किया गया था, अनुवाद किया गया। और कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना। मूल जो ग्रंथ है वो किस भाषा में है, तैमूरी भाषा के अंदर है। और इसका जो अनुवाद किया गया वो कौन सी भाषा में किया गया, फारसी भाषा में। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके लिए जो फारसी में अनुवाद किया उसको क्या कहा गया है, तिर्जु के तैमूरी कहा गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी आत्मकथा का क्या किया गया, अपने फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। उसके बाद में इसका जो अभियानों की जानकारी देता है, ये कई बार प्रश्न आया एग्जाम में कि इसके जो तैमूर लंग के जो अभियान है उसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखना, अल यजदी बोलते हैं इसको, अली यजदी आ जाता है। उसका जफरनामा पुस्तक है, उस अली यजदी की जो जफरनामा पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। मैंने 2-4-5 बातें बताई इसके बारे में। इसकी आत्मकथा के बारे में ध्यान रखना, इसके जो अभियान है जफरनामा से इसके अभियानों की जानकारी मिलती है। उसके अलावा इसको क्या क्या कहा जाता है, साहिब किरान। और उसके बाद पृथ्वी पर अल्लाह की सजा रूपी कोड़े के रूप में इसको बताया गया। उसके अलावा इसका टाइम पीरियड भी ध्यान रखना, कब से कब तक। उसके बाद में इसका चंगताई तुर्क शाखा कौन सी थी, गुर्गिन। और इसके अंदर कौन सा नस्ल कौन सी थी, बल्लास नस्ल का तुर्क था ये। और अपने आप को किससे संबंधित बताता था, ये अपने आप को बताता था चंगेज खान के वंशज से। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब अपने बात करते हैं जो भारत की तरफ जो आक्रमण करता है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। मतलब जो भारत की तरफ उसने आक्रमण किए थे उसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। सबसे पहले धन प्राप्ति, और दूसरा था जिहाद। जिहाद मतलब धर्म, इनके लिए धर्म जो युद्ध होते हैं उनके लिए क्या जाता है, जिहाद। किसी दूसरे धर्म को जीतने के लिए, शत्रु को जीतने के लिए जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जिहाद। उसके माध्यम से क्या करना, इस्लाम का क्या करना, प्रचार प्रसार करना। कि इस्लाम का क्या किया जाए, प्रचार प्रसार। आपको बता दूं कि अगर पहले की अगर बात कीजिए, मंगोलों का कोई स्थायी धर्म नहीं था। मंगोलों का पहले जो स्थायी धर्म नहीं था, ये टेंगरी देवता को मानते थे। टेंगरी जो पर्वतों के देवता, जो अपने सूर्य, अपने कह सकते टेंगरी देवता को मानते थे लोग। टेंगरी या टेंग्रिस बोल देते हैं केवल, तो टेंग्रिस देवता को मानते थे। टेंग्रिस एक प्रकार से सूर्य देव थे, सूर्य देव।
सूर्य देव की क्या करते थे, आराधना करते थे। और ये प्राकृतिक पूजक लोग थे। ये क्या थे, प्राकृतिक पूजक लोग थे। फिर धीरे धीरे बाद में कौन से धर्म को अपना लिया था इन लोगों ने, इस्लाम धर्म को अपना लिया था। पॉइंट क्लियर। और इनका इस्लाम धर्म हो गया तो किस धर्म का, इस्लाम धर्म का क्या करेंगे, प्रचार प्रसार। परंतु अगर पहले का भी कभी पूछ लिया जाए तो इनका धर्म था ये कि प्राकृतिक पूजक थे और ये टेंगी देवता को मानते। टेंगी देवता को बताया जाता है ये सूर्य देव को मानते थे। ठीक है। और उसके बाद में अगर बात कीजिए भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण कहां से कैसे हुआ, तो मैं एक छोटा सा इधर बात की जाए तो इधर में छोटा सा अपने बात की जाए, ये खैबर दर्रा है। अपने बात की जाए, मैं छोटा सा एक मैप बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ हो रहेगा। ये यहां से बात की जाए, यहां से खैबर दर्रा है, खैबर गोलन और गोलन दर्रा है। यहां से प्रवेश करता है कौन, ये लोग। और यहां से प्रवेश करता है तो इसके साथ में इसका पोता था, इसका पोता का नाम है पीर मोहम्मद, खुद तैमूर प्लस इसका पुत्र का नाम, पोता जो था पीर मोहम्मद। ये पीर मोहम्मद और दोनों लोग क्या करते हैं, यहाँ से खैबर दर्रे से प्रवेश कर जाते हैं। कब की बात है, ये मार्च 1398 में भारत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कौन से दर्रे से, खैबर दर्रे से। पॉइंट क्लियर। तो पहला कहां से प्रवेश करते हैं, भारत के अंदर सीमाओं के अंदर, यहाँ से। उसके बाद में ये सिंधु नदी को पार करते हैं, जैसे अपने सिंधु नदी, ये सिंधु नदी। उसके बाद में चिनाब नदी आ जाएगा, ये देखो चिनाब नदी। यहाँ पे तुलुमस्तान है, उसके बाद में आगे देखा इनका जो मिलन वापस होता है तो व्यास नदी है। व्यास नदी पे यहाँ पे एक स्थान पड़ रहा है, ये व्यास नदी मान लो। व्यास नदी के पास में स्थान का नाम देते हैं जन्नत। इन स्थान पर यहाँ पे आके मिलते हैं। कब मिलते हैं, नवंबर, यहाँ पे वापस व्यास नदी के पास में मिलते हैं। तैमूर और पीर मोहम्मद दोनों वापस से मिल जाते हैं। मिलने के बाद में क्या होता है, ये यहाँ से निकलते हैं अभियान के लिए। तो आपको पता है इस क्षेत्र में आते हैं सबसे पहले, ये वाला उत्तरी राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसको बोलते हैं बटनेर। बटनेर अगर आप बात कीजिए हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है अपने, और वहां पर ये आते हैं क्या, तो इसका जो यहाँ पे दुलीचंद शासक था, बटनेर का जो शासक था उसका नाम था दुलीचंद, दुलीचंद बाटी, दुलीचंद बाटी। अब क्या हुआ, दुलीचंद ने तो क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। दुलीचंद ने तो क्या कर दिया साहब, आत्मसमर्पण कर दिया। इसको दुलीचंद को लगा कि अपने पास में सेना कम है और आगे ये खुंगार सेना लेके आया, ये क्या कर देगा, तहस नहस कर देगा। परंतु दुलीचंद का जो भाई था कमालुद्दीन, कमालुद्दीन, इस कमालुद्दीन ने क्या कर दी थी, इसके साथ में लड़ाई करी। कमालुद्दीन पक्ष में नहीं था कि मैं किन के सामने आता हूं, आत्मसमर्पण करो, इन तुर्कों के सामने, जो मंगोल थे इनके सामने क्या करो, आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। और इसने क्या किया, इसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो युद्ध किया। युद्ध किया तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रथम बार, पहली बार हिंदू और मुस्लिम, ये भाई मान लो, ये धर्म भाई बनाया हुआ था, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम जो दोनों थे, यहाँ पे प्रथम बार साका होता है, याद रखिएगा। तो प्रथम बार क्या किया गया, यहाँ पे साका किया गया। तो हिंदू और मुस्लिम पहली बार अगर बात की जाए, पहली बार लगभग 1398 की बात है, नवंबर 1398 पहली बार बटनेर के अंदर हिंदू और मुस्लिम जो थे एक साथ में लड़ते हुए यहाँ पे क्या हुए, वीरगति प्राप्त हुई और महिलाओं ने यहाँ पे क्या किया, साथ। तो ये आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना, ये कहाँ की घटना है, ये बटनेर हनुमानगढ़ की। ये बटनेर कहाँ की है, हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ की घटना तो विशेष रूप से ध्यान रखना। ये हनुमानगढ़ वालों देख लो, अपने वाला इतिहास है, अपने पढ़ने जा रहे हैं भारत के इतिहास में भी। उसके बाद में अगर बात की जाए दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र की अगर बात, दिल्ली से जैसे अब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा पहले घटना को बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर ये दिल्ली है, बटनेर से निकलने के बाद कहां पे पहुंच जाते हैं, दिल्ली। ये है दिल्ली, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं उसको, दिल्ली को, दिल्ली, दिल्ली में जाते हैं। और मैं दिल्ली को इस साइड में यहां पे बताता हूं, दिल्ली, दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो इस समय जो शासक था नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद सेकंड, ये शासक था। नसीरुद्दीन मोहम्मद सेकंड शासक था यहाँ पे 1394 से 1412 तक ये शासक रहा था। इसका वजीर कह लो, वजीर मल्लू, मल्लू इकबाल, मल्लू इकबाल था। तो ये ध्यान रखना। अब क्या होता है कि दिसंबर 1300 अगर बात कीजिए, दिसंबर के अंदर अगर बात 98 के अंदर, दिसंबर 1398 में कहा जाता है, ये दिल्ली में आ जाता है। दिल्ली में आने के बाद में क्या होता है कि शाही सेना और मल्लू इकबाल चले जाते हैं युद्ध करने के लिए। 15 दिन तक युद्ध होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये शाही सेना और मल्लू इकबाल हार जाता है। और उसके बाद में जो नसीरुद्दीन मोहम्मद है ये गुजरात भाग जाता है। ये कहां भाग जाते हैं, गुजरात, गुजरात भाग जाता है। फिर से दिल्ली खाली हो जाती है। उसके बाद में लगभग 15 से 18 दिन तक दिल्ली को क्या करता है, लूटता है तैमूर। तो ये ध्यान रखना, दिल्ली के अंदर आता है लगभग दिसंबर के अंदर, और लगभग 18-20 दिसंबर तक यहाँ पे दिल्ली के अंदर कत्लेआम मचाता है, हजारों हिंदुओं को मारा जाता है। ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना।
उसके बाद में यहाँ पे दिल्ली के अंदर खिजर खां का जो पद था, खिजर खां जो था उसका बहुत ज्यादा यहाँ पे रुतबा बढ़ गया, क्योंकि इसको तैमूर ने क्या दे दिया, अपने पुत्र की उपाधि दे दी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो गुजरात के अंदर कौन भाग गया था, नसीरुद्दीन मोहम्मद सेकंड, ये भाग जाता है। और इसका जो वजीर था या सेनापति कह दो, इकबाल था, मल्लुक इकबाल। और आपको पता है 1395 से 1405 तक दिल्ली अघोषित राजधानी रही थी। ये चीज आपको उसका ध्यान रखना। उसके बाद में अगर बात की जाए दोआब क्षेत्र, दिल्ली से निकलने के बाद में ये व्यक्ति कहां जाता है, दिल्ली से निकलने के बाद दोआब क्षेत्र के अंदर, दोआब क्या बोलते हैं, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसको क्या बोला जाता है, दोआब क्षेत्र। पॉइंट क्लियर। दोआब किसको कहा जाता है, जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उपजाऊ क्षेत्र, उसके लिए ज्योग्राफी में एक शब्द आता है दोआब। क्लियर, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में आ जाता है, इस क्षेत्र के अंदर इसने लगभग 7 किले जीते और इस क्षेत्र में 20 से ज्यादा इसने क्या किया, यहाँ पे लोगों के साथ में युद्ध किया और यहाँ पे खूब लोगों को मृत्यु भी काट उतारा। और यहां से ये पुनः क्या करता है, जैसे मान लो दोआब क्षेत्र है, जैसे मान लो ये दोआब क्षेत्र है, दोआब दिल्ली के पास का क्षेत्र, यहां से सीधा कहां चला जाता है, ये हरिद्वार, कांगड़ा, इससे होता है, वो तो कांगड़ा होता हुआ कहां पे चला जाता है, वापस ये समरकंद चला जाता है मई 1399 के आसपास, 1399 के आसपास में कहां पे चला जाता है, दिल्ली समरकंद चला जाता है अपने क्षेत्र। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे खिजर खां का बहुत ज्यादा क्या होगा, महत्व बढ़ चुका था। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अपने दोआब क्षेत्र भी पढ़ लिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ था, एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि ने कौन सी जनजातियों का नरसंहार किया था, तो ध्यान रखना पुर्नियान और कलातीनियान और अफगानी, इन तीनों जनजातियों का इसने क्या किया था, खूब तरीके से नरसंहार किया था। ठीक है, उसके अलावा कौन से दुर्ग इसने उपयोग में लिए थे, इससे युद्ध के तहत यहाँ से जब निकल रहा था इन क्षेत्रों में, तो इरियाद और नगस, ये दो दुर्ग इसने क्या लिया, मुख्य रूप से उपयोग में लिया था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जनसंहार वाला भी आप विशेष रूप से याद कर लेना। उसके अलावा दुर्ग जो उपयोग में लिए थे उसके बारे में ध्यान रखना। उसके बाद में क्या, इसका प्रभाव क्या हुआ था कि तैमूर का जो भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था उसका क्या क्या प्रभाव हुआ था। सबसे पहले अगर बात की जाए प्रभाव में क्या होता है कि अपने बात की जाए, केंद्रीय सत्ता बिल्कुल क्या हो गई थी, कमजोर हो गई। मतलब देखो, अपना दिल्ली का शासक कहां भाग रहा है, गुजरात भाग गया। तो दिल्ली का शासक कहां भाग गया, गुजरात भाग गया। उसके बाद में अगर देखा जाए जन और लोगों की जान को हानि, धन की हानि, धर्म की क्षति भी, खूब सारे हिंदू लोगों को मारा गया था। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें विशेष रूप से। अब अपने बात की जाए तो स्वतंत्र कुछ राज्य क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र हो गए तो देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ राज्य स्वतंत्र हो गए। जौनपुर का जो शासक था मलिक सरवर, इसको क्या बोला जाता है, मलिक सरवर। ये वहां का क्या था, पहले प्रांतपति था। उसने बाद में जब ये स्थिति देखी कि यहाँ का राज्य कहां भाग रहे हैं, गुजरात भाग रहा है, और यहाँ पे क्यों, वास्तव में ये स्थिति थी कि बिल्कुल कमजोर हो गई थी दिल्ली सल्तनत। उसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ का जो शासक था मलिक सरवर, इसने क्या किया, जौनपुर राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी थी। पॉइंट क्लियर। उसके बाद में मालवा का शासक था दिलेवर खान ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया मालवे को। उसके बाद में गुजरात में मुजफ्फर शाह ने क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र। उसके बाद में सामाना का जो शासक था गालिब क्या हो गया, अपने आप को स्वतंत्र कर दिया गालिब ने। उसके बाद में बयाना अपने भरतपुर के अंदर, यहाँ पे समस्कात थे। उसके बाद महोबा के अंदर शासक थे महमूद खान। ये 4-5 शासक जो थे अपने आप को क्या कर दिया लोगों ने, स्वतंत्र कर दिया। और छोटी छोटी रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, स्वतंत्र। तो आपको छोटे से तरीके से इसको याद करना। मलिक, आपने मिर्जापुर देखी होगी, मिर्जापुर और जौनपुर के अंदर अपने याद रखना, जौनपुर का मलिक से मलिक सरवर, आप इस तरीके से याद रखना। ठीक है, उसके जौनपुर, और आपने देखा हो मिर्जापुर वेब सीरीज है, उसके अंदर वो जौनपुर का जिक्र आता है, वहां पे वो लड़ाई रहती है, वर्चस्व की लड़ाई रहती है। उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अपने आप को माली घोषित करने की क्या रहती है, लड़ाई होती है। पॉइंट क्लियर। दूसरा मालवा, मेरा दिल क्या करता है, माल खाने को करता है। मेरा दिल क्या करता है, माल खाने को। अपने को क्या चाहिए, माल ही माल चाहिए। उसका क्या करता है, दिल क्या करता है, माल खाने को चाहिए। ठीक है। उसके बाद में गुजरात को अपने किसी भी तरीके से रात में खूब मजे किए, मुजफ्फर से बना लो मजे। और रात में क्या किया, अपने खूब सारे मजे किए। इस तरीके से अपने याद रखना। मेरे सामने क्या आ गई, गालिब आ गई। मेरे सामने कौन आ गई, गालिब। इसके सामने कौन आ गई, गालिब आए। गालिब ने 2-4 शायरी टेकी और अपने उसके हो गए बढ़िया सारे फैन हो गए। ठीक है। उसके बाद में ब्याह क्या करूंगा, शख्स को बना लेना, शख्स को बना लेना, शख्स। ब्याह किससे करूंगा, उसी शख्स से करूंगा। ब्याह किससे करूंगा, बयाना को बना लेना ब्याह। अपने देसी भाषा में क्या बोलते, मारवाड़ी में क्या बोलते, ब्याह। और ब्याह किसके साथ में करूंगा, उसी शख्स के साथ करूंगा। उसके बाद में महोबा का शासक कौन सा था, महमूद खान है। तो महमूद खान, ये कुछ शासक जो थे वो स्वतंत्र हो गए। तो ये आज का जो अपना टॉपिक था
तैमूर लंग का आक्रमण था, तैमूर लंग के आक्रमण की जो भी जानकारी थी जफरनामा से होगी, उसके जो आत्मकथा थी उसके बारे में अपने बात करी थी। तो ये सारा पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ये नेट के अंदर भी, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी, लेक्चर में, सब चीजों में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप इसको विशेष रूप से याद करें। और दूसरा, इसके नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा, अभी नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालने का प्रयास करूंगा वो डालूंगा इब्न बतूता के ऊपर, तो आप उसको इब्न बतूता को और अच्छे से आप पढ़ना, ताकि मेरे को भी कुछ, अगर आपको लगे कि हाँ सर को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर राय दे सकते हो। और इसके अंदर भी अगर आपको लगे कि हाँ कुछ कम है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को और जानकारी दें, ताकि मैं इसको और विशेष रूप से आपको बता सकूं। धन्यवाद।